वेलकम स्टूडेंट्स, आई क्लब IAS एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। और अभी जो हम टॉपिक देखेंगे वो है एमिनो एसिड्स के उपापचय के बारे में। तो एमिनो एसिड्स का उपापचय होता है, यानी कि प्रोटीन्स का उपापचय जब होता है तो वो कैसे होता है। तो हम इससे पहले जो देखे हैं फैट का और फैटी एसिड का और कार्बोहाइड्रेट का, उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो ब्रेकडाउन होता है या टूटना होता है वो ग्लूकोज पहले टूटता है, फिर ग्लूकोज का, फिर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के द्वारा उसका टूटना होता है। फैटी एसिड जो है वो पहले बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के द्वारा उनको तोड़ा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एक बार एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर वो क्रेब्स साइकिल में जाता है और वहाँ फिर से उसका बाकी का प्रोसेस जो है सेम प्रोसेस होता है। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड से बने होते हैं और लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जिससे प्रोटीन बनते हैं। तो जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। तो किसी में तो चूंकि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उनका उपापचय का प्रोसेस भी थोड़ा अलग टाइप से होता है, क्योंकि वो फैट के स्ट्रक्चर से और उस कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर से उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो उनका कैसे होता है या क्या प्रोसेस होता है वो हम इसमें देखेंगे। तो नॉर्मली बोला जाता है कि प्रोटीन्स जो है सब, अगर जब उनको एनर्जी प्रोडक्शन या कैटाबॉलिज्म जब उनको होना है तो पहले प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में बदलते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बहुत सारे एमिनो एसिड के चेन होते हैं, मतलब ऐसा एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड ऐसा जुड़ के एक प्रोटीन का अणु बनता है। तो पहले वो बीच में से इनका बॉन्ड टूट के पहले वो एमिनो एसिड्स में बदलते हैं और उसके बाद जो है उनका अपचय का प्रोसेस जो है वो होता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में अगर देखते हैं तो बोलते हैं कि 90% जो एनर्जी की ज़रूरत है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट के ऑक्सीडेशन से, उसके ऑक्सीकरण से मिलती है। सिर्फ 10% ही जो है वो प्रोटीन से मिलती है, तो बहुत कम है। तो मेनली जो शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अपचय से ही प्राप्त होती है और 10% जो एमिनो एसिड से आती है। तो बोलता है चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि 20 एमिनो एसिड्स अलग अलग टाइप के हैं और उनका वो डिस्टिंक्टिव यानी अलग है। किस मामले में अलग है? इन टर्म्स ऑफ देयर कार्बन स्केलेटन। उसमें जो कार्बन का जो चेन मौजूद है वो अलग अलग है, इसलिए इनको वो अलग टाइप का है। इसलिए इनको जो इनका जब डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन होगा उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका कोशिका के अंदर होता है। तो डिग्रेडेशन ऑफ द कार्बन स्केलेटन ऑफ 20 एमिनो एसिड्स कन्वर्जेस 7 मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। जब वो 20 अलग अलग एमिनो एसिड्स जब टूटते हैं आगे तो नॉर्मली 7 तरह के प्रोडक्ट वो बनाते हैं। ये जो 7 प्रोडक्ट बनते हैं ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आगे TCA साइकिल में एंटर कर सकते हैं। तो प्रोटीन के केस में क्या होगा? प्रोटीन के केस में पहले प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में टूटेगा, वो एमिनो एसिड में फर्दर कुछ उसमें परिवर्तन होगा, कुछ रिएक्शंस होंगे, होके कुछ मेटाबोलाइट, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट ऐसा इसलिए बोला गया है कि इंटरमीडिएट मतलब ये बीच में बने हैं, ये फिर से कुछ और इनका आगे होगा। तो ये 20 एमिनो एसिड में फिर से कुछ परिवर्तन होता है और कुछ 7 तरह के प्रोडक्ट ये बनाते हैं। और वो 7 प्रोडक्ट जो हैं वो ऐसे हैं जो कि फर्दर क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल में अंदर जाते हैं और फिर उनका फर्दर ब्रेकडाउन होता है। ये जो 7 तरह के प्रोडक्ट हैं ये पायरूवेट है या पायरुविक एसिड है। अगर आपको याद होगा तो ये पायरूवेट या पायरुविक एसिड जो है, जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट पायरूवेट है, वो फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है और फिर TCA साइकिल में जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए ये सीधे TCA साइकिल में जा सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद आपका एसिटोएसाइल कोएंजाइम है, एसिटो एसिटाइल, इसमें भी थोड़ा परिवर्तन होकर ये फिर TCA साइकिल में जा सकता है। अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट, अगर आपको TCA साइकिल ध्यान होगा तो उसमें एक पहले ऑक्सैलोएस्टेस सक्सिनेट, फिर सिस एकोटिनेट, उसके बाद जो है अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट बनता है। ये एक उसके क्रेब्स साइकिल के अंदर का एक में जो साइकिल में ही एक सदस्य है। उसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये भी ये भी आपको क्रेब्स साइकिल में पाया जाता है। फ्यूमोरेट, ऑक्सैलोएसीटेट, ये सारे क्रेब्स साइकिल में पाए जाने वाले यौगिक हैं। तो एमिनो एसिड्स के जब परिवर्तन होने से जो बनते हैं ये न कहीं ऐसे बनते हैं जो कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल में एंट्री इनकी हो सकती है।
तो पायरुवेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फ्यूमरेट, ऑक्सैलोएसीटेट, ये जो है ना ये प्रीकर्सर, इनका एक और काम है। ये जो चीज़ें हैं पायरुवेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फ्यूमरेट और ऑक्सैलोएसीटेट, ये ग्लूकोज सिंथेसिस के प्रीकर्सर्स हैं। मतलब इनसे फर्दर मॉडिफिकेशन होकर ग्लूकोज भी बन सकता है। तो एमिनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि उसका उपापचय में क्या होगा कि एमिनो एसिड जब टूटेगा तो टूट के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें कुछ क्रेब्स साइकिल में भी जा सकते हैं और कुछ जो है जिनसे फर्दर ग्लूकोज भी बनता है। तो जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एमिनो एसिड के अपचय में होता है या उसके ब्रेकडाउन में होता है वो है रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप। अगर हम एमिनो एसिड का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो सिंपल एमिनो एसिड है उसमें एक एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये एसिड का ग्रुप है और ये एमिनो ग्रुप है। तो ये एमिनो एसिड का जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है वो ये है। तो इसमें ये एमिनो ग्रुप जो है उसको हटाना ये सबसे पहला प्रोसेस होता है इसका, एमिनो एसिड का जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है। तो इस प्रोसेस में ये जो निकलता है, तो ये जब निकलता है तो ये अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। तो ये अमोनिया जो है ये फर्दर ये कन्वर्ट होता है यूरिया में और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरिया में और कुछ अदर प्रोडक्ट होते हैं, तो ये यूरिया जो है ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और कार्बन स्केलेटन जो है, ये कार्बन का जो चेन होता है, ये जो है इसका फर्दर डिग्रेडेशन यानी इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होके ये एनर्जी रिलीज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। तो इसमें नॉर्मली ये जो डीएमिनेशन है यानी कि अमोनिया का हटना, तो अमोनिया हट रहा है तो डीएमिनेशन इसको बोल रहे हैं, यानी कि अमोनिया का हट जाना। तो ये जो डीएमिनेशन है इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। वो क्या है वो हम देखेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो है ट्रांस एमिनेशन, दूसरा है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और तीसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो ये ट्रांस एमिनेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो एक एमिनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप है उस एमिनो एसिड में थोड़ा चेंज आता है, चेंज होकर एक दूसरा एमिनो एसिड बनता है पर उसमें अमोनिया ग्रुप रहता है। उसका सिर्फ आकार, फॉर्म जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बदलता है, इसलिए उसको ट्रांस एमिनेशन बोला गया है। उसके बाद उसमें से एक्चुअली सेकंड स्टेप में उसमें से ये एमिनो ग्रुप जो है वो निकलता है। तो एमिनो ग्रुप निकल जाएगा तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन वाला ग्रुप बच जाता है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन वाला जो ग्रुप बचता है ये फिर से TCA साइकिल में घुस सकता है जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी फर्दर क्रेब्स साइकिल होके और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होने के बाद। और ये जो अमोनिया है ये कन्वर्ट होता है यूरिया में और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ट्रांस एमिनेशन, ये प्रोसेस क्या होता है ये हम देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रांस एमिनेशन का। ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट एक यौगिक है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है और ये एक एमिनो एसिड है या एमिनो अम्ल है जिसमें कि एमिनो ग्रुप मौजूद है। अब क्या होता है कि इसके साथ इसका रिएक्शन होता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के साथ एमिनो एसिड का रिएक्शन होता है जिसमें एक एंजाइम है एमिनो ट्रांसफरेज इसकी उपस्थिति में। तो ये एमिनो एसिड जो है बदल के एक कीटो एसिड में बदल जाता है। यहाँ कीटो एसिड कहने का मतलब है कि इसमें कीटोन ग्रुप है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करेंगे तो इस CO ग्रुप जो है, CO ग्रुप एक कीटोन ग्रुप बोला जाता है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है और CO जो है वो कीटोन ग्रुप होता है। तो ये एक ऐसा अम्ल में बदलता है जिसमें एक कीटोन ग्रुप है, इसलिए इसको कीटो एसिड बोल रहे हैं। और अल्फ़ा, इसलिए शब्द का अल्फ़ा आपको बहुत जगह मिलेगा। अल्फ़ा इसलिए क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद जो पहला कार्बन है उसको अल्फ़ा कार्बन बोला जाता है। और फैट में इसलिए बीटा ऑक्सीडेशन शब्द का इस्तेमाल फैट में इसलिए किया जाता है कि जो पहला कार्बन के बाद अगला कार्बन और अगला जो कार्बन है, इन अगला कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन होता है और अगला बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन के यहाँ पे बॉन्ड जो है वो टूटता है, इसलिए फैट में बीटा ऑक्सीडेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कीटो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अल्फ़ा कार्बन पे कीटो ग्रुप है, अगला कार्बन पे ग्रुप है कीटो ग्रुप है, इसलिए अल्फ़ा कीटो एसिड बोलते हैं। तो इसमें जो एमिनो एसिड है, जो भी एमिनो एसिड इसमें प्रोसेस में जाता है उसके साथ अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, इसमें भी अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट इसलिए किया है क्योंकि एक ग्लूटारेट है जिसमें अल्फ़ा कार्बन पे मतलब सेकेंड पोजीशन पे
ये कीटो ग्रुप है, इसलिए अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट है। तो ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के साथ एमिनो एसिड का रिएक्शन होता है, होके ये एमिनो ग्रुप जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे कीटो ग्रुप आ गया है, तो ये एक ग्लूटामेट बन गया है, या ग्लूटामिक एसिड इसको बोलते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। और ये जो था एमिनो एसिड, अब ये कीटो एसिड में बदल गया है। तो अल्फ़ा ग्रुप, यहाँ जो एमिनो एसिड था, एमिनो एसिड में जो NH2 ग्रुप था, यानी कि एमिनो ग्रुप था, उसी का ट्रांसफ़र हो जाता है इस अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। तो पहला स्टेप जो है एमिनो एसिड का ये होता है, एक एमिनो एसिड के साथ अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट का रिएक्शन होगा, जिससे क्या होगा, एमिनो ग्रुप उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये एक कीटो अम्ल में बदल जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका दिया हुआ, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। और ये जो एमिनो एसिड है ये एलेनिन है, इस एमिनो एसिड का नाम एलेनिन है। तो इस एलेनिन में 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पे एमिनो ग्रुप है। तो इसके साथ जब इसका रिएक्शन होगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट का, तो ये एमिनो एसिड यहाँ आ जाएगा और ये पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। ये पायरुविक एसिड अगर आप याद करेंगे तो ये पायरुविक एसिड वही पायरुविक एसिड है जो कि ग्लाइकोलिसिस के एंड में बनता है। तो ये पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस के एंड में जो पायरुविक एसिड बनता है वही सेम पायरुविक एसिड है। तो ये पायरुविक एसिड भी आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल के और फिर क्रेब्स साइकिल में या TCA साइकिल में चला जा सकता है, जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। और ये जो ग्लूटामेट है ये फर्दर चेंज होके यहाँ से ये अमोनिया जो है बाहर निकल जाता है, और जो कि नेक्स्ट स्टेप में होता है, और वो अमोनिया फिर यूरिया के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जो दूसरा स्टेप है वो है ट्रांस एमिनेशन। एक स्टेप हुआ जिसमें अल्फ़ा एमिनो ग्रुप जो प्रेजेंट एमिनो एसिड में वो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कीटो एसिड में, जिससे कि नया एमिनो एसिड बन जाता है और ओरिजिनल एमिनो एसिड से, और जो कि हमने अभी देखा इसको। जो दूसरा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, एमिनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट में ट्रांसफ़र होता है। दूसरा प्रोसेस जो है जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है, जिस प्रोसेस में एक्चुअली एमिनो एसिड उसमें से बाहर निकलता है। तो ग्लूटामेट इज ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेटेड, मतलब डीएमिनेशन होना मतलब उसमें से निकल जाना। इन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बाय ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में वो जो एमिनो एसिड के में से NH3 ट्रांसफ़र हुआ था अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट में, वो अब वहाँ से बाहर निकलता है और NADH और NADPH जो है ये फंक्शन करता है एज कोएंजाइम, वहाँ पे कोएंजाइम की तरह काम करता है। तो ये जो दूसरा प्रोसेस है, इसी दूसरे प्रोसेस में अमोनिया जो है वो बाहर निकलता है। और तीसरा जो है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ये नॉन ऑक्सीडेटिव मतलब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये कम होता है। ये वाला प्रोसेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ये ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित है उस केस में, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जहाँ ऑक्सीजन का अभाव है, वहाँ पर ये वाला प्रोसेस हो सकता है। तो इसमें बोलते हैं कि एमिनो एसिड सच एज सेरीन एंड हिस्टिडीन जो है, ये 2 ही एमिनो एसिड हैं ये जिसमें इस तरीके से होता है। तो ये नॉर्मली इसलिए देखने को कम मिलता है, यही वाला प्रोसेस जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, इसमें क्या होता है कि जो हम देखें कि ग्लूटामेट बना था, यानी कि अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट और एमिनो एसिड का जब रिएक्शन हुआ था तो ग्लूटामिक एसिड बना था जिसमें कि एमिनो ग्रुप आ गया था। अब इसमें के साथ में NADA और वाटर के प्रेजेंस में ये अमोनिया जो है रिएक्शन होता है और अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाता है और अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट फिर से बन जाता है और ये अमोनिया जो है तो ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट वही है जो कि एमिनो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, करके वहाँ से एमिनो ग्रुप को अपने अंदर लेता है। पहला जो प्रोसेस है ट्रांस एमिनेशन में, और अगले स्टेप में जो बना है ग्लूटामेट वो NADH के NAD के प्रेजेंस में फिर से अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट में बदलता है और इस अमोनिया को छोड़ देता है। तो ये जो अमोनिया निकल गया, ये अमोनिया फिर यूरिया में बदलता है और यूरिया में बदलने के बाद ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। जैसे ग्लूटामिक एसिड हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, तो ग्लूटामिक एसिड में अमोनिया है, ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के उपस्थिति में इस 2 स्टेप होता है और वहाँ से ये जो है अमोनिया जो है ये अमोनिया निकल जाता है NH3 के फॉर्म में और फिर से अल्फ़ा कीटोग्लूटिक एसिड फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो ये अल्फ़ा कीटोग्लूटिक एसिड फिर से किसी दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करके फिर से
ऐसा ग्लूटामिक एसिड बनाएगा और वहाँ से फिर से NAD के प्रेजेंस में फिर से अल्फ़ा कीटोग्लूटर में चेंज होगा और ये अमोनिया निकल जाएगा। तो इसका काम यही है कि ये किसी एमिनो एसिड का रिएक्ट करता है, वहाँ से अमोनिया अपने में लेता है और अपने में लेने के बाद फिर उसमें एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन होकर वो अमोनिया को बाहर निकालता है और फिर से अल्फ़ा कीटोग्लूटेट बन जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये प्रोसेस है, एक तो हुआ इस तरीके से अमोनिया को बाहर निकालना, और दूसरा जो ट्रांस एमिनेशन में हमने देखा था कि जो पायरुविक एसिड बनता है या पायरुवेट बनता है, वो पायरुवेट जो है वो उसमें क्रेब्स साइकिल में या TCA साइकिल में चला जा सकता है, जहाँ से फिर से एनर्जी निकलती है। तो इस तरीके से एमिनो एसिड्स में जो दो चीज़ें हैं, एक एमिनो ग्रुप और एक उसका कार्बन स्केलेटन, कार्बन का जो कंकाल है वो। तो एमिनो एसिड्स में से अमोनिया इस तरीके से बाहर निकलता है, और जब पहला स्टेप में पायरुविक एसिड बनता है जहाँ पे इस तरीके का जो कार्बन स्केलेटन है वो TCA साइकिल में जाता है और उससे फिर से उसका ब्रेकडाउन होके जो नॉर्मल TCA साइकिल है उसमें जाता है और वहाँ से उसका कार्बन डाइऑक्साइड और निकलता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है, या प्रोटीन का देखेंगे या फैट का देखेंगे या कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे, इनमें जो डिफरेंस है इनके तीनों के ब्रेकडाउन में, वो पहला स्टेप में डिफरेंस है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस का हो रहा है, जिसमें कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलता है और फिर वो पायरुविक एसिड उसमें जो, अगर आपको ध्यान होगा तो ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में बदलता है, और ये पायरुविक एसिड जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम A में बदलता है और ये फर्दर जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाता है, ये क्रेब्स साइकिल में जाता है। फैट के केस में क्या होगा कि फैट जो है वो टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है और उसके बाद ये फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये टूटता है और टूट के ये फिर से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है और जो फिर से क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर प्रोटीन के केस में क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो पहले एमिनो एसिड में टूटता है। ये एमिनो एसिड का ट्रांस एमिनेशन होता है, जो पहला स्टेप है वो है ट्रांस एमिनेशन। इस ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस में एमिनो एसिड के साथ अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट का रिएक्शन होता है और उस एमिनो ग्रुप वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और ये जो है पायरुविक एसिड में बदल जाता है। ये पायरुविक एसिड फिर से एसिटाइल कोएंजाइम A बना के क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। तो डिफरेंस जो है वो शुरू के प्रोसेस में ही है, फैट से फैटी एसिड बनना, वहाँ से फैट से फैटी एसिड बनना, वहाँ से उसका एक्टिवेशन होना और फिर एसिटाइल कोएंजाइम A बनना जो कि क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होना, पायरुविक एसिड बनना और वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम A बनना। और प्रोटीन का भी जो है वो पहले एमिनो एसिड में टूटना, एमिनो एसिड का ट्रांस एमिनेशन के द्वारा पायरुविक एसिड बनना और वो पायरुविक एसिड फिर से एसिटाइल कोएंजाइम A के थ्रू क्रेब्स साइकिल में जा सकता है। तो इन तीनों का जो अपचय का प्रोसेस है, इन तीनों में जो पहला प्रोसेस है इनिशियल स्टेप, उसी में अंतर है और आगे जो है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सब में सेम है, एक ही प्रोसेस सब में होता है। तो मेजर डिफरेंस जो है तीनों में वो इनिशियल में ही है। तो ये साइकिल को अगर हम देखेंगे तो ये क्रेब्स साइकिल है। एसिटाइल कोएंजाइम A आया है, ऑक्सैलोएसिटेट के साथ जुड़ के साइट्रेट बनता है, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, फिर ऑक्सैलोएसिटेट, ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ एक कार्बन, ऐसा कार्बन CO2 निकलता रहता है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, उससे एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है और फिर वो यहाँ घुसता है। अगर आप प्रोटीन का देखें तो प्रोटीन में जो है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोटीन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं, एलानिन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, सेरीन, ट्रिप्टोफैन, ये जो सारे अमीनो एसिड हैं, ये जब ट्रांस एमिनेशन इनका होता है तो वहाँ से पायरुविक एसिड निकलता है। तो पायरुविक एसिड इस तरह का प्रोसेस से क्रेब्स साइकिल में जा सकता है। ये जो अमीनो एसिड्स है, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब इनका जब होता है तो यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, वो यहाँ सीधे इसमें जा सकता है। आर्जिनिन, फ्लोरीन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, ये सब जो है इससे ग्लूटामेट बनता है, जो कि ग्लूटामेट से
जब एमिनो ग्रुप निकल जाता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के दौरान, ग्लूटामेट से जब एमिनो ग्रुप निकल जाता है तो फिर ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में बदलता है, जो कि यहाँ घुस सकता है क्रेब्स साइकिल में। थ्रियोनिन, मेथियोनिन और आइसोल्यूसिन, वैलिन, ये जो एमिनो एसिड्स हैं, इनका जब ब्रेकडाउन होता है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, जो कि यहाँ एंटर कर सकता है क्रेब्स साइकिल में। और इसी तरह से टायरोसिन, फिनाइलएलानिन और एस्पार्टेन या एस्पार्टिक एसिड, ये जो एमिनो एसिड्स है, इनका जब ब्रेकडाउन होता है तो ये फ्यूमरेट बनता है, जो कि यहाँ पर एंटर कर सकता है। इसी तरह से एस्पार्टेट और एस्पराजिन जो है, इनका जब ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, जो कि यहाँ घुस सकता है। तो ये जितने भी एमिनो एसिड्स हैं अलग अलग, इनका जब ट्रांसएमिनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है तो उस प्रोसेस में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। कुछ में पायरुवेट बनेगा, कुछ में ये बनेगा, कुछ में आपका अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बनेगा, कुछ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, किसी में फ्यूमरेट बनेगा, ऑक्सैलोएसिटेट बनेगा। तो ये जो सारे चीज़ें बनती है वो सब टीसीए साइकिल के हिस्से हैं। तो इस टीसीए साइकिल के हिस्से हैं, तो कहीं ना कहीं टीसीए साइकिल में वो एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे उनका फर्दर ब्रेकडाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा। तो अलग अलग एमिनो एसिड का चूँकि स्ट्रक्चर अलग है, कार्बन का चेन अलग है, उसमें जो डिफरेंस है उनके स्ट्रक्चर में, उसके कारण से उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इस तरीके से वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं और उनका फार्दर आगे का उनकी टूटने की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो ये एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर मैंने दिया है कि जैसे शुगर है, शुगर यानी कि शर्करा जो है वो पहले हेक्सोस शुगर में बदलता है, यानी कि हेक्सोस शुगर यानी कि 6 कार्बन का कंपाउंड जो कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है, वहाँ से फिर वो टूटता है ट्रायोज में, 3 में फिर पायरुविक एसिड बनता है, फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में फिर आपका क्रेब्स साइकिल चलता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह से अगर हम फैट को देखेंगे तो फैट का जब ब्रेकडाउन होता है तो फैट पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, और फैटी एसिड जो टूटता है उसका एक्टिवेशन होने के बाद फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो वो फैटी एसिड से, इसलिए फैट से फैटी एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो यहाँ से ये क्रेब्स साइकिल में घुस सकता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन का भी जब ब्रेकडाउन होता है, इनका भी जब एमिनेशन ट्रांसएमिनेशन होता है, तो कहीं पायरुवेट, तो कहीं एसिटाइल कोएंजाइम में, कहीं अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, कहीं सक्सिनेट, कहीं फ्यूमरेट, कहीं ऑक्सैलोएसीटेट, ये अलग अलग जो भी बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं पर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकते हैं, और करके अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलता है, जो कि NADH और FADH जिसको कैप्चर करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, और वहाँ से फिर वाटर बनता है और एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। तो ये एक सबका मिला जुला एक डायग्राम है, जिसमें तो अल्टीमेटली देखेंगे कि अल्टीमेटली सबका जो फेट है, अल्टीमेटली सबकी जो गति है वो यहीं पर है कि क्रेब्स साइकिल के थ्रू से गुजरना। इनिशियल जो शुरू के स्टेप्स हैं वो अलग अलग हैं, इसमें प्रोटीन में अलग हैं, शुगर में यानी कार्बोहाइड्रेट में अलग हैं, और फैट में अलग है, पर अल्टीमेटली सब जाके कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं और उससे फर्दर उनकी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ऑब्वियसली फ़ैट से रिलीज़ होती है, क्योंकि फ़ैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ग्लूकोज से उससे कम एनर्जी निकलती है। और प्रोटीन का जैसा है कि जो प्रोटीन यहाँ इसमें जहाँ सीधे क्रेब्स साइकिल में घुसेगा तो ऑब्वियसली उनसे कम ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ये स्टेप्स जो हम देखें हैं, इस स्टेप्स में ऑलरेडी ATP और NADPH बनते हैं, जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। तो ये एक सबका एक मिला जुला एक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा अल्टीमेटली सभी जो है क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं और उसके बाद एनर्जी का रिलीज़ होता है। वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य IAS एकेडमी के इस वीडियो सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रॉय, और आज जो हम देखेंगे वो है
प्रोटीन और फैट के सिंथेसिस के बारे में, यानी कि प्रोटीन और फैट के बनने की प्रक्रिया के बारे में। आपके जो सिलेबस में है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि उपापचय प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का बनना हम फोटोसिंथेसिस में देख चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यानी उसका अपचय वाला पोर्शन जो है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में हमने देखा है। फैट का और प्रोटीन का भी हमने देखा है कि किस तरीके से उनका ब्रेकडाउन होता है और क्रेब्स साइकिल में अल्टीमेटली जा करके फिर से उनसे ऊर्जा निकलती है। इसमें हम देखेंगे कि फैट और प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया, वो किस प्रकार से प्रोटीन और फैट के बनने का प्रोसेस होता है। तो प्रोटीन का जो बनना होता है, जैसा आपको अगर मालूम होगा तो प्रोटीन जो है वो डीएनए से कंट्रोल होता है। डीएनए कौन सा प्रोटीन बनेगा उसको डीएनए कंट्रोल करता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर में जैसा हमने देखा है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में बेस पेयर्स होते हैं या बेसेस होते हैं। डीएनए दो धागे का कॉइलिंग होकर फॉर्म हुआ स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। दो सूत्र उसमें रहते हैं, दो धागे रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए रहते हैं और उनमें लाइन से जो है बेसेस रहते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन वो रहते हैं। तो वो बेसेस के से ही ये कंट्रोल होता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, क्योंकि उससे पहले एक आरएनए तैयार होता है, उसको एज ए टेम्पलेट यूज़ करके, मतलब उसको एक बेस बना करके, उसको आधार बना के उसी से एक आरएनए तैयार होता है और वो आरएनए जो है फिर कोशिका में अंदर न्यूक्लियस से बाहर आता है कोशिका द्रव्य में और वहाँ पर आके राइबोसोम के ऊपर वो अटैच होता है और वहाँ पर वो फिर ये डिसाइड होता है कि कौन से एमिनो एसिड जुड़ेंगे और उससे प्रोटीन का धागे का निर्माण होता है। तो वो प्रोसेस जो है दो टुकड़े में होता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम देखेंगे और इसके अलावा फैट कैसे बनता है उसके जो स्टेप्स है वो हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो बनेगा वो निर्भर करता है कि कौन सा जीन मौजूद है, उसी के आधार पर यह तय होता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन्स बनने की जो प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो दो भाग में है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि डीएनए से पहले एक एमआरएनए बनता है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डीएनए का जो धागा है, जिसमें हम जानते हैं कि बेसेस मौजूद है, नाइट्रोजिनस बेसेस मौजूद रहते हैं, तो ये बेस का कॉरस्पॉन्डिंग उसी से जिस बेस का पेयरिंग होता है उसी आधार पर एमआरएनए बनता है। जैसे एडेनिन है तो एडेनिन से आरएनए में जो बेस रहता है वो थाइमिन की जगह यूरेसिल रहता है, तो एडेनिन के सामने यूरेसिल आ जाता है, गुआनिन के सामने साइटोसिन, थायमिन के सामने एडेनिन, फिर साइमिन गुआनिन। तो इस तरीके से एक एमआरएनए अणु का निर्माण होता है। जैसा जैसा यहाँ पे पेयरिंग है उसी आधार पर एक एमआरएनए का निर्माण होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में मौजूद है अब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास हो गया, एमआरएनए में आ गया है वो इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो बेस का सीक्वेंस यहाँ था उसी का कॉरस्पॉन्डिंग बेस यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन अब यहाँ आ गया है कि यहाँ का सीक्वेंस क्या था। तो ये जो डीएनए से एमआरएनए की बनने की जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि हम डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम याद करें तो यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है, तो डीएनए में जो डीएनए का पोर्शन होता है उसमें क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन जो है वो जीन के जैसा काम करता है, यानी कि ये कोई प्रोटीन को कोड करता है, और कुछ पोर्शन जो है वो फंक्शन नहीं करता है, वो सिर्फ इनर्ट रहता है, उसका वो किसी भी जीन के लिए वो कोड नहीं करता है। तो जो पोर्शन जीन के लिए कोडिंग करता है या कोई प्रोटीन के लिए कोड करता है, प्रोटीन जिससे बनता है, कंट्रोल होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन डीएनए का वो हिस्सा है जो कि प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है। तो इसलिए बोला है पार्ट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एंड अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड, उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि जो पोर्शन एक्टिव है उसी से गाइड होके पहले एक एमआरएनए बनेगा और फिर उसी से प्रोटीन बनेगा, तो उस हिस्से को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। तो क्रोमोसोम का या डीएनए का जो हिस्सा किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो सिस्ट्रॉन से ही आरएनए बनेगा। तो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड जो है सर्व एज टेम्पलेट फॉर आरएनए। तो इसमें डीएनए का जैसा कि हमको पता है कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है, तो कोई एक स्ट्रैंड जो है, कोई एक वाला जो अणु है डीएनए का, वो कोई एक अणु काम करता है एमआरएनए बनने के लिए, ये एमआरएनए के लिए एज ए बेस, एमआरएनए के लिए आधार की तरह काम करता है, जिसमें जो बेसेस हैं उसके आधार पर एमआरएनए बनता है। तो जो
डीएनए का जो अणु, जिसमें 2 अणु हैं डीएनए के, 2 डबल स्ट्रैंडेड है, 2 धागे रहते हैं, तो जो वाला स्ट्रैंड जो है एमआरएनए के लिए कोड करता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट की तरह काम करता है। तो अगर ये वाला धागा जो है आरएनए के लिए काम कर रहा है, आरएनए को सिंथेसिस को डायरेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ये टेम्पलेट की तरह काम करता है। और जो एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो एंजाइम यहाँ है जो कि इस पूरे प्रक्रिया को करती है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनना, ये जिस एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होता है वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये काफ़ी बड़ा एंजाइम है, मतलब एक बड़ा अणु होता है, इसमें कई सारे टुकड़े इसमें होते हैं जिससे कि जो कि आरएनए के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है, मतलब एक आरएनए पॉलीमरेज रहता है प्रोकैरियोट्स में और वही सारा कुछ काम करता है डीएनए से आरएनए बनने तक। जबकि यूकैरियोट्स को जब हम देखते हैं तो उसमें कम से कम 5 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। तो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज अलग काम करता है, पर प्रोकैरियोट्स में एक ही रहता है, वही सब काम करता है। तो ये डीएनए स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट की तरह काम करता है, यानी कि जिसको पढ़ के, जिसके बेस पेयर को पढ़ के आरएनए तैयार हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, क्योंकि उसी का वो सेंस कि मतलब उससे आरएनए बन रहा है, इसलिए उसको सेंस स्ट्रैंड बोला गया है। और जो नहीं कर रहा है उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन सेंस स्ट्रैंड बोला गया है। तो सेंस स्ट्रैंड और नॉन सेंस स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड उसको बोला जाता है। लेकिन बाद में ये सेंस और एंटी सेंस ये वाला चीज़ को छोड़ दिया गया, क्योंकि कभी अगर ये कर रहा है तो वो भी कर सकता है। तो इसलिए ये बाद में क्या हुआ कि use of term sense and antisense to denote DNA strand has been inconsistent. Thus, we will use template strand and non-template strand to refer the transcribed and non-transcribed respectively. मतलब कि ये जो DNA का जो मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो स्ट्रैंड जो है, जो स्ट्रैंड एक आरएनए को सिंथेसिस करने के लिए काम में आ रहा है, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है, और जो नहीं आ रहा है उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है। यही टर्मिनोलॉजी अब यूज़ होती है। पहले सेंस और एंटी सेंस यूज़ होता था, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पलेट शब्द को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस डीएनए के अणु से आरएनए बन रहा है, जो वाले स्ट्रैंड से, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए चेन, माने आरएनए जो बनने की प्रक्रिया है डीएनए से, वो होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ये 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन ये है कि जो डीएनए का अणु रहता है उसमें जो बेसेस रहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, टी है, जी, सी ऐसा है, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में हमको मालूम है कि यहाँ पर एक शुगर रहता है, एक शर्करा का अणु रहता है। तो इसमें ये वाला 5वां कार्बन रहता है और ये वाला जो है फिर इधर पहला, यहाँ पर पहला कार्बन रहता है। तो ये पहला कार्बन, 5वां कार्बन, ये 5, और ये जो अगला यहाँ पे जुड़ता है ये 1 2 3। तो अगला न्यूक्लियोटाइड जब इससे जुड़ता है तो उसके तीसरे पोजीशन से जुड़ता है, और ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड जो है वो 5वें पोजीशन पर जुड़ता है। तो 5 3 5 3 ऐसा करके चलता है। तो 5 से 3, तो नीचे की तरफ ऐसा 5 से 3 एंड की तरफ, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, मान लीजिए ये बेस है और यहाँ पर एडेनिन या कुछ है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये 5वां कार्बन और तीसरा कार्बन, यहाँ पे फिर एक जुड़ेगा, फिर इसके तीसरे कार्बन से, यहाँ 5वें कार्बन से जुड़ेगा, फिर इसका जो तीसरा कार्बन है उससे फिर इसका 5वां कार्बन जुड़ेगा, जो शर्करा है उसका जुड़ेगा। तो ऐसा 5 से 3 5 से 3 5 से 3 ऐसा 5 से 3 की तरफ ये चेन जो है बढ़ता है, मतलब 5 एंड से 3 एंड की तरफ ये चेन बढ़ता है। 5वें एंड से एक, फिर तीसरा एंड, फिर उससे 5वां एंड जुड़ेगा, फिर तीसरा एंड। तो इस तरीके से जो है ना आरएनए का चेन जो है, तो इसका आप अगर इसको सिंपली ये याद रखेंगे इसमें कि आरएनए चेन का जो बनना है
वो 5 एंड से 3 एंड की तरफ वो बनता है, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, नॉट 3 टू 5 प्राइम एंड। तो उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जब वो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तब वो दोनों तरफ चेन बनता है, 5 से 3 और 3 से 5 की तरफ भी बनता है। तो जब आरएनए बनता है तो ऑलवेज 5 से 3 की तरफ बनेगा। तो जैसे 5 है, फिर उसमें अगला जुड़ेगा, तो ये 3 हो गया, 3 एंड पे जुड़ा, फिर इसका 5वें एंड से फिर इसका तीसरा एंड जुड़ेगा, फिर इसके 5वें एंड से फिर इसका तीसरा एंड जुड़ेगा। तो इस तरीके से 5 to 3 एंड की तरफ हमेशा जुड़ता है। जबकि डीएनए का जब बनना होता है तो डीएनए उल्टा भी जुड़ता है, 2 स्ट्रैंड अलग अलग रहता है। लेकिन जब आरएनए बनता है तो ऑलवेज 5 से 3 की तरफ ऐसा जुड़ता जाएगा, इस तरीके से वो जुड़ता जाता है। तो डीएनए चेन, आरएनए चेन जब बनता है वो हमेशा 5 एंड से 3 एंड की तरफ पड़ता है। ऊपर में जो इसमें एपोस्ट्रोफी ऐसे इसको प्राइम पढ़ते हैं, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, ऐसा करके इसको पढ़ा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो है क्या क्या होता है, एक तो नया आरएनए चेन का बनना शुरू होगा, फिर वो चेन लंबा होगा, और फिर जब बनते बनते उसका बनना कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, शुरुआत होगा, चेन लंबा होगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जब आरएनए चेन बनता है डीएनए से तो इस प्रकार ये इवेंट्स होते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आरएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए तो इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर बेसेस के अंदर, बेसेस में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, जैसे ए है, टी है, यहाँ जी है, सी है, इस तरीके से ए टी, इस तरीके से आपस में इनके बंधन रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं इसमें। तो इसमें मान लीजिए ये वाला स्ट्रैंड जो है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, यानी कि आरएनए उसके हिसाब से बनेगा। तो ये पहले खुलेगा, इसको पहले खोलना पड़ेगा। ये जो बंधन है इसको तोड़ा जाता है, ये खुलता है। जब खुलता है तो जब ये फ्री होता है तो उसके बाद उसके आधार पर आरएनए बनता है, और उसके बाद जैसे जैसे आरएनए बनता जाता है तो फिर उसको फिर से वापस रीवाइंडिंग उसका होता है, फिर से उसको क्लोज लाके फिर से बॉन्ड तैयार होता है। तो इसका खुलना, ये एंड जो है ये इस तरीके से खुल जाएगा, तो ये ऐसे खुल जाएगा, और मान लीजिए ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, तो इसके हिसाब से आरएनए बनेगा। और उसके जैसे जैसे बनता जाएगा, मान लीजिए उधर बन रहा है तो इधर से ये खुलता जाएगा, और इधर से ये जो है ना वापस फिर से ये जुड़ता जाएगा। तो इधर से जुड़ता जाएगा, उधर से खुलता जाएगा, इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो खोलना और उसको फिर आरएनए बनना और फिर उसको बंद करना, ये सारा प्रोसेस जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। तो पहले इस इनिशिएशन होता है, यानी कि कोई एक जगह से ये खुलना चालू होगा और आरएनए बनना चालू होगा, फिर वो चेन लंबा होता जाएगा, और फिर कहीं पर जाकर के ये ख़त्म होगा, वहाँ पर फिर बंद हो जाएगा आरएनए का बनना। तो ये कहाँ खुलेगा, कहाँ बंद होगा, ये सब डीएनए के अंदर ही रहता है इन्फॉर्मेशन। डीएनए में जो बेस सीक्वेंसेस हैं वही तय करते हैं कि कहाँ चालू होगा, कहाँ ख़त्म होगा। वो उसको जहाँ चालू जो होता है उसके लिए भी कुछ सीक्वेंसेस हैं, मतलब सीक्वेंसेस यानी कि बेस का कुछ क्रम रहता है, बेस कुछ क्रम में पाए जाते हैं। तो जहाँ वो क्रम रहता है वहीं पर वो चालू होता है। वो सब क्रम जो है वो कहते हैं कि इतना समय जो इवोल्यूशन हो गया है, विकास होता गया है, लेकिन फिर भी वो क्रम जो है अभी भी वैसे की वैसे ही है। तो जो उस तरीके से उसी के वैसे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। मतलब आज से अगर 1 लाख साल पहले कोई प्राणी में अगर जो था तो उसमें भी वही क्रम था, और अब भी वही क्रम पाया जाता है जहाँ से शुरुआत होती है। तो वो क्रम जो है जो बेस का क्रम, यानी कि ATGC ऐसा कुछ क्रम होता है जो हम देखेंगे आगे। तो वो क्रम जो है ना वो बहुत कंजर्व डीएनए सीक्वेंसेस है। मतलब किसी भी एनिमल में हम देखेंगे या किसी भी प्लांट में देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स में अगर देखेंगे तो वही रहता है। इसी तरह से यूकैरियोट्स में भी कुछ ऐसे सीक्वेंसेस रहते हैं जहाँ से कि आरएनए बनना चालू होगा। यूकैरियोट्स में भी वो सीक्वेंसेस बहुत कंजर्व्ड सीक्वेंसेस है, यानी कि सारे यूकैरियोट में जितने भी यूकैरियोट्स हैं सब में देखेंगे तो वही सीक्वेंस मिलता है। तो वो तय करता है कि कहाँ से इस तरह का ये खुलेगा और कहाँ आरएनए का बनना चालू होगा। तो एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है ये कैरीज आउट ऑल ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन का जो भी काम है, डीएनए का खुलना, आरएनए चेन का बनना चालू होना, उसका इलोंगेशन होना, उसका टर्मिनेशन होना, एक ही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ये सारा काम करता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि 5 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज रहते हैं जो कि यूकैरियोट्स में रहते हैं। तो प्रोकैरियोट में एक ही रहता है, वही सब काम करता है। तो आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस विद इन ए लोकली अनवुंड सेगमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक जगह डीएनए जो पूरा मॉलिक्यूल है बीच में कहीं खुलता है, किसी जगह पे लोकली कहीं पर खुलता है और वहीं पर आरएनए का बनना शुरू होता है। तो जिस जगह पे वो खुलता है और चालू होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम हम उसको नॉर्मली एंजाइम के बारे में अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि अकेले ही काम कर लेते हैं और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई दूसरा अणु हो सकता है या कोई दूसरा तत्व हो सकता है, कोई मैग्नीशियम या कैल्शियम या कुछ इस तरह का कोई एलिमेंट हो सकता है या कोई कंपाउंड हो सकता है। तो दोनों जब मिलते हैं तब एंजाइम काम करता है और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो अकेले ही काम करते हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है, कंप्लीट एंजाइम है। इसमें इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं तो 2 पार्ट इसमें रहता है, एक कोर एंजाइम होता है और एक सिग्मा फैक्टर रहता है। ये सिग्मा फैक्टर जो है यही पहचानता है कि डीएनए में कहाँ से एमआरएनए का बनना शुरू होगा, मतलब वो पॉइंट जहाँ से एमआरएनए बनना शुरू होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा, वो सिग्मा फैक्टर पहचानता है। तो सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइजेज करेक्ट स्टार्ट सिग्नल एट डीएनए टेम्पलेट। ये डीएनए टेम्पलेट मतलब डीएनए का 2 धागे में से वो धागा जो कि टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है प्रोटीन आरएनए बनने के लिए। तो डीएनए टेम्पलेट में कहाँ से शुरू होगा, स्टार्ट सिग्नल कहाँ पर है, वो उसको ये सिग्मा फैक्टर उसको पहचानता है। और ये मीडिएट्स एंजाइम बाइंडिंग प्रोमोटर इन डीएनए, मतलब ये फिर पहचान के वहीं पर जाके एंजाइम अटैच हो जाता है डीएनए के साथ में। और 2 शॉर्ट सीक्वेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 ऐसे सीक्वेंसेस है, बेस के सीक्वेंसेस है, बेस के क्रम है, जैसे TA TA AT और TT GA CA, ऐसा 2 बेस के क्रम है जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। उस जगह जहाँ से शुरू हो रहा है प्रोटीन आरएनए का बनना, उससे पहले पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक डीएनए का अणु है और यहाँ से मान लीजिए प्रोटीन आरएनए का बनना शुरू होगा, स्टार्ट यहाँ से होगा, तो इससे -10 और -35 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस से पहले ये वाला सीक्वेंस मिलता है, ये क्रम मिलता है। और 35 पहले, मतलब ऐसा 11 12 करके 35 पीछे 35 और बेस के पीछे जाएंगे तो वहाँ ये वाला क्रम मिलता है। तो ये -35 और -10 ये लगभग सारे प्रोकैरियोट में यही मिलता है, इसलिए ये इसको बोला गया है कि बहुत कंजर्व्ड है, बहुत ये कंजर्व टाइप का है, इसमें चेंज नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली हम कंजर्वेटिव उसको बोलते हैं, कोई कंजर्वेटिव है मतलब कि वो अपना जो सोच है वही लेके चलता है, ज़्यादा अपने को बदलता नहीं है। तो ये सीक्वेंसेस जो है, ये क्रम जो है बहुत कंजर्वेटिव है। तो सिग्मा फैक्टर इसको पहचानता है और वहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो जाता है। उसके बाद सिग्मा फैक्टर उस एंजाइम से अलग हो जाता है। तो फिर जो कोर एंजाइम बचा है वो फिर आरएनए के बनने का काम करता है। तो ये एक आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखेंगे कि ऐसा जैसे हम प्रोटीन एंजाइम में हम देखें कि एंजाइम में एक स्पेसिफिक जगह होता है, एक्टिव साइट, जहाँ पर उसका सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, यानी जिस पे वो काम करेगा। तो एक तरफ से डीएनए इसमें के ऊपर ही अटैच होता है, मतलब इस तरह से अटैच होकर ये एंजाइम इस तरीके से एंजाइम चलता जाएगा, डीएनए का अणु इसमें से आगे बढ़ता जाएगा और आरएनए बनता जाएगा। तो जहाँ जहाँ अटैच होता है तो ये पोर्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो डीएनए का ये एक डीएनए का स्टैंड है और ये दूसरा डीएनए का स्टैंड है। यहाँ पर ये खुल गया है, तो यहाँ पर ये खुल गया है। तो जहाँ पे खुल गया है वहाँ पर एमआरएनए का बनना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर -10 दिखाया गया है, यानी कि यहाँ से चालू हो रहा है। तो इसके 10 बेस पहले वो सीक्वेंस है TA करके जो हमने देखा पिछले साइड में, वो सीक्वेंस यहाँ पर रहता है, उसको पहचान के यहाँ पे अटैच होता है और फिर ये डीएनए खुल जाता है, इसको डीएनए को खोलता है और फिर एमआरएनए का बनना चालू हो जाता है। तो इधर से इधर इसलिए इसको एरो दिखाया गया है कि ये डीएनए के ऊपर इस तरीके से चलता जाएगा, उसको खोलता जाएगा और आरएनए वहाँ पे बनता जाएगा। तो इस तरीके से आरएनए डीएनए को खोलता है और उसमें आरएनए का बनना
चालू रहता है। तो ये एंजाइम को बड़ा एंजाइम इसलिए बोला गया है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, उसके बाद इलोंगेशन ऑफ आरएनए चेन, वो भी आरएनए पॉलीमरेज करता है, और जब पूरा चेन बन जाता है उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ डीएनए अनवाइंडिंग एंड रीबाइंडिंग एक्टिविटीज़, मतलब डीएनए को खोलना और उसको फिर से लपेटना, ये दोनों आरएनए पॉलीमरेज करता है। और उसके बाद जब एक एमआरएनए बनता जाता है डीएनए के ऊपर, वो पॉलीमरेज एंजाइम मूव करता जाता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे स्टार्ट सिग्नल है वैसे स्टॉप का भी सिग्नल है। तो जहाँ पे वो स्टॉप सिग्नल, उसको टर्मिनेशन सिग्नल बोलते हैं, जहाँ पे उस तरह का बेसिस का क्रम आता है जिसको कि टर्मिनेशन सिग्नल के रूप में वो पहचानता है, तो वहाँ पर फिर जाके वो रुक जाता है और एमआरएनए का बनना बंद हो जाता है और एंजाइम डीएनए से अलग हो जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स जो बोल रहा है, मतलब पूरा आरएनए और डीएनए के, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स बना था, दोनों एक साथ जुड़ के जो एमआरएनए बनना था, तो जैसे ये टर्मिनेटर सिग्नल मिलता है तो अलग हो जाता है और जो नया एमआरएनए मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ हो जाता है। तो दो टाइप का ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन ई कोलाई में देखा गया है, एक रो डिपेंडेंट और एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर्स। मतलब कहाँ पर अलग होगा, वो दो तरह का उसमें ई कोलाई में, एस्चेरिचिया कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, इसमें दो तरह का सिग्नल देखा गया है, एक रो डिपेंडेंट, एक रो इंडिपेंडेंट। रो मतलब रो प्रोटीन के बारे में एक बात कर रहा है, एक रो प्रोटीन होता है तो उससे पहचानता है कि कहाँ पर बंद होना है। तो एक जो है रो के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब वो रो प्रोटीन रहता है, और एक नहीं रहता है, तो उससे ये इसको पहचानता है कि कहाँ पर ये टर्मिनेशन जो है आरएनए का बनना बंद होगा। तो इसमें जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, पर उसमें मेनली जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वही मेन काम करता है एमआरएनए के बनने का, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए को बनाने का काम करता है। जो मैसेंजर आरएनए बनना है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है, जो कि प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 जो है ये प्लांट में ही, कुछ प्लांट में ही ये देखे गए हैं। तो लेकिन ऐसा हिंट मिलता है कि ये दूसरे में भी मिलते होंगे, जैसे फंगस वगैरह में भी मिलते हैं, फंजाई कवक में मिलते हैं, पर मेनली ये जो है ये प्लांट में मिलते हैं 4 और 5। और 3 जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए को बनाने का काम करता है, पर जो मैसेंजर आरएनए है जिससे प्रोटीन बनना है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें जब यूकैरियोट्स की हम बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में, जैसा कि हम इससे पहले मैं बता रहा था कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए है उसमें कुछ पोर्शन एक जीन की तरह काम करता है जिसको कि हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं, और कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि जीन की तरह काम नहीं करता है, जो कि इंट्रॉन बोलते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन। तो जब आरएनए बनता है तो आरएनए, मान लीजिए यहाँ से आरएनए बनना शुरू हुआ है, तो आरएनए इस और यहाँ तक बनना है, यहाँ पर फिर एक सिस्ट्रॉन है, तो आरएनए यहाँ से यहाँ तक पूरा बनेगा। आरएनए वैसा छोड़ के नहीं बनता है। तो जो आरएनए बनता है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा जब आरएनए बनेगा तो ये जो एमआरएनए बनेगा इसमें कुछ पोर्शन जो है वो जीन वाला के हिसाब से बना हुआ है, बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो है इसका कोई काम नहीं है, ये किसी जीन के लिए कोड नहीं कर रहा है, लेकिन आरएनए तो बन गया है जब बनता है। तो अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में जब आरएनए बन गया है तब क्या होता है, ये वाला पोर्शन को काट करके हटा दिया जाता है, और ये पोर्शन काट के हटा दिया जाता है, और जो जीन वाला पोर्शन है वही जुड़ के अल्टीमेटली एक फाइनल आरएनए मॉलिक्यूल बनता है। तो प्रोकैरियोट में चूँकि इस तरह की चीज़ नहीं है, उसमें इस तरह से सिस्ट्रॉन और अलग से जो इंट्रॉन वाला पोर्शन नहीं है जो डीएनए के लिए कोड नहीं करता है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है, तो उसमें एक ही बार में जो एमआरएनए बनता है वो प्रोटीन को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर जो है डीएनए में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो किसी जीन के लिए कोड नहीं करते हैं, तो वो वाला पोर्शन आरएनए के समय में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के समय में वो भी हिस्सा बन जाता है, लेकिन बाद में जब बनता है तो उसको काट करके फिर हटा दिया जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए। और ये जो आरएनए बनता है जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग पोर्शन दोनों मौजूद है, इसको एचएन आरएनए बोलते हैं, यानी कि हेट्रोजिनस
आरएनए या हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं इसको। तो ये आरएनए जो पहले तैयार होता है वो एचएनआरएनए तैयार होता है, उसमें से स्प्लाइसिंग के द्वारा जो पोर्शन नॉन कोडिंग वाला हिस्सा है उसको काट के हटा दिया जाता है, और बाकी जो आरएनए जो कोडिंग वाले हिस्से से जो आरएनए बना है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि एचएनआरएनए को हेट्रोन्यूक्लिक आरएनए से एमआरएनए बनता है बाय कटिंग एंड स्प्लाइसिंग। तो उसको कट करके स्प्लाइसिंग करके हटा देगा, जोड़ देगा, और ये प्रोसेस के द्वारा फिर जो है जब इसको हटा देगा तो उसके बाद जो है आरएनए अल्टीमेटली एमआरएनए जो है तैयार होगा। तो ये प्रक्रिया यूकैरियोट में होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो हेट्रोजीनस आरएनए है वो हैज़ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों उसमें है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर रिमूव्ड, उसको हटा दिया जाता है बाय स्प्लाइसिंग, कटिंग। तो बाय एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जो कि उसको काट के हटा देता है, और उसके बाद जो कोडिंग वाला सीक्वेंस जो है, कोडिंग वाला पोर्शन जो है उसको आपस में जोड़ के एक एमआरएनए बन जाता है। और ये एमआरएनए फिर साइटोप्लाज्म में जाता है और फिर वहाँ प्रोटीन राइबोसोम के ऊपर अटैच होता है और वहाँ प्रोटीन बनता है। तो जब आरएनए तैयार हो गया उससे जो प्रोटीन बनने का या जो प्रोटीन का चेन बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि एमआरएनए में आ गया था, प्रोटीन डीएनए से अब एमआरएनए में आ गया था, उस इन्फॉर्मेशन को, उस सीक्वेंस को यूज़ करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, यानी कि प्रोटीन का अणु तैयार होता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है ये कोडेड फॉर्म में रहता है। कोडेड इसलिए बोला जाता है कि जो बेसेस है या जो नाइट्रोजनस बेस उसमें रहते हैं आरएनए में, वो तीन जो है एक एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, यानी कि जो 3 सीक्वेंस होगा उसमें, मान लीजिए ये एमआरएनए है तो यहाँ पर ए यू जी ऐसा है, फिर जी यू ए सी ए जी ऐसा करके चल रहा है। तो 3 जो है नॉर्मली मिल करके एक एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, तो इसलिए इसको कोडेड फॉर्म में है बोला जाता है। दिस कोडेड इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस थ्रू कोडॉन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टीआरएनए। तो ये एमआरएनए में जो कोड है अब, जो कि डीएनए से आया है, डीएनए के हिसाब से ही ये कोडिंग आया है एमआरएनए में, तो डीएनए के हिसाब से एमआरएनए में ये कोड आ गया है। अब इस कोड को पहचानता कौन है? इस कोड को एक दूसरा आरएनए पहचानता है जिसको कि टीआरएनए या ट्रांसफ़र आरएनए हम बोलते हैं। तो वो टीआरएनए इस कोड को पहचान के उस हिसाब से एमिनो एसिड को ले आता है और एक दूसरे के साथ जोड़ता जाता है। तो इसको पहचानता जाता है और आरएनए में जो कोड है इसको पहचानता है टीआरएनए, और उस हिसाब से वो एमिनो एसिड को लाता जाता है और एक के साथ दूसरा एमिनो एसिड जुड़ता जाता है, और इस तरीके से एक एमिनो एसिड का चेन यानी कि प्रोटीन का बनना होता है। तो इसमें होता है कि एक्टिवेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स, इस कोड के हिसाब से एमिनो एसिड को सिलेक्ट करना, कौन सा एमिनो एसिड चुनाव करना, कौन सा एमिनो एसिड आएगा। तो अगर ये कोड है तो इसके लिए कौन सा एमिनो एसिड आएगा, ये कोड है तो कौन सा आएगा, उसका चुनाव करना, और उसके बाद ट्रांसफ़र करना एमिनो एसिड को टीआरएनए मॉलिक्यूल पे। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ऑपरेटर्स जो टीआरएनए और राइबोसोम एक साथ जुड़ना, और फिर चेन का बनना, और फिर चेन का टर्मिनेशन हो जाना। तो जो एमिनो एसिड आएगा पहले उसको चुनने की प्रक्रिया होती है, उसको चुना जाता है, फिर वो टीआरएनए मॉलिक्यूल पे वो अटैच होता है, फिर वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एपरेटस यानी कि राइबोसोम के ऊपर आके अटैच होता है। फिर एक के बाद ऐसा टीआरएनए आता जाता है, एमिनो एसिड को लाता जाता है, जैसा जैसा कोड है उस हिसाब से एमिनो एसिड को लाता जाता है, और वो जुड़ते जाते हैं तो चेन जो है वो लंबा होता जाता है। और जब एमआरएनए का चेन जितना लंबा है उतना उस हिसाब से एमिनो एसिड्स आते रहते हैं, और फिर जब ख़त्म हो जाता है तो वो चेन का अंत हो जाता है, चेन का टर्मिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से वो काम करता है। अब टीआरएनए कैसे आके जोड़ता है और कैसा करता है ये हम आगे देखेंगे। तो ये एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल है, ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये एक टीआरएनए अणु है। तो टीआरएनए को इसलिए बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल भी इसको बोलते हैं, कि टीआरएनए का जो आकार है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है, मतलब उसमें जैसे 3 पत्तियां ऐसे होती है क्लोवर लीफ में, उसके जैसा ये दिखता है थोड़ा थोड़ा, तो इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोला जाता है। तो इसमें यहाँ पर नीचे नॉर्मली जो पोर्शन होता है यहाँ पर 3 बेस होते हैं। ये भी आरएनए है तो इसमें भी नाइट्रोजनस बेस होंगे, ए टी जी सी वगैरह सब होंगे। यहाँ थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होगा, तो यहाँ पे देखेंगे सी सी यू जी सी ऐसा करके है। तो ये नीचे के जो 3 बेस हैं वो पहचानते हैं कि एमआरएनए में कौन सा बेस है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे एमआरएनए जो है
mRNA मान लीजिए AUG है, तो उस हिसाब से जो पेयरिंग वाला होता है तो A के साथ U का पेयरिंग होगा, U के साथ A का पेयरिंग होगा, G के साथ वो होगा। तो जिस tRNA में ये वाला सीक्वेंस यहाँ पर होगा वो वाला tRNA आएगा। तो इस हिसाब से जैसा जैसा mRNA में सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए CGA है, तो फिर इसके हिसाब से C के लिए फिर G इसके लिए A और इसके लिए U। तो अगला जो tRNA आएगा, जिस tRNA के यहाँ पर ये वाला क्रम होगा वो वाला tRNA आएगा। तो इस तरीके से mRNA के क्रम को पहचानते हुए tRNA आता जाता है और tRNA के यहाँ पे एमिनो एसिड जुड़ा होता है। तो tRNA के एक एंड पे एक एमिनो एसिड जुड़ा होता है। तो यहाँ पे एक एलानिन नाम का एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है। ये एमिनो एसिड है C 3 कार्बन का एक एमिनो एसिड NH2COOH ग्रुप है। तो ये एक एमिनो एसिड है। तो जो tRNA आएगा उसके साथ जो एमिनो एसिड है वो भी साथ में आएगा और वो एमिनो एसिड आके जुड़ता है। तो जब एक tRNA आया, इसके हिसाब से मान लीजिए ये वाला tRNA आया तो उसके साथ ये एमिनो एसिड आया। अगला जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से जिस tRNA में ये सीक्वेंस होगा, ये क्रम होगा, वो आएगा और उसके साथ जो एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है वो आएगा, फिर वो दोनों आपस में जुड़ेगा। तो इस तरीके से tRNA mRNA के जो कोड है उसको पहचानते हुए tRNA आता है और अपने साथ में एमिनो एसिड लाता है और वो एमिनो एसिड जुड़ता जाता है एक दूसरे के साथ में। तो ये एक प्रोसेस है, आप देख रहे हैं। अगर इसमें देख रहे हैं, ये जो है ये केंद्रक झिल्ली है। ये केंद्रक झिल्ली में जो पोर होता है जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, वहाँ से mRNA बाहर आता है और ये राइबोसोम है। ये एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है जिस राइबोसोम में ये mRNA अटैच होता है और इस mRNA में यहाँ पर जो सीक्वेंसेस हैं ये जो है ये बेस पेयर्स को दिखाता है, बेसेस को दिखाता है। मान लीजिए ATGC ये जो भी हो ये सीक्वेंसेस है और उसको देखते हुए यहाँ पे ये जो mRNA का सीक्वेंस ऐसा चल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए AUGCGU ऐसा चल रहा है, A ऐसा चल रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर एक tRNA आके अटैच हो जाता है। तो एक tRNA अटैच हो गया यहाँ पर। अब दूसरा ये जब अटैच हो जाएगा तो इसके साथ में एक प्रोटीन आ गया यहाँ पर। अब जो है उसके बाद क्या होगा, दूसरा एक tRNA, इसका बाजू का जो यहाँ पर जो 3 बेसेस हैं ये मान लीजिए है, इसके हिसाब से यहाँ पर एक दूसरा tRNA यहाँ पर आके अटैच हुआ है। तो एक दूसरा tRNA यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे एक एमिनो एसिड है, इसके साथ में एक दूसरा एमिनो एसिड है। तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो जब इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला जो है अब फ्री हो जाता है, ये बंधन टूट जाता है और ये निकल जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है। तो अब ये राइबोसोम के ऊपर जो mRNA है अब ये थोड़ा इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे फिर जो तीसरा सीक्वेंस है, मान लीजिए AGC कुछ सीक्वेंस है, यहाँ पर फिर दूसरा tRNA आएगा। इसके साथ में और एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है जो कि इसके हिसाब से आएगा। यहाँ जो बेस है उसके हिसाब से यहाँ पर जो बेसेस है वो पेयर होकर उस हिसाब से tRNA आएगा। इसके साथ एक तीसरा प्रोटीन आएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और फिर ये वाला ख़त्म होगा, RNA फ्री होगा और निकल जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये मूव करता जाता है और यहाँ पर जो प्रोटीन है, ये एमिनो एसिड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा लंबा चेन एमिनो एसिड का तैयार हो जाता है। और जब एंड पे वो पहुँचता है, जहाँ पर mRNA ख़त्म हो रहा है, एंड है जहाँ स्टॉप हो रहा है, तो वहाँ तक जाते जाते पूरा ये प्रोटीन का चेन, एमिनो एसिड का चेन तैयार हो जाता है। और फिर जब ख़त्म होता है तो RNA, ये राइबोसोम, फिर ये जो राइबोसोम है ये राइबोसोम mRNA से निकल जाता है और ये प्रोटीन का चेन भी वापस रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से tRNA इस प्रोटीन को लाता रहता है, एमिनो एसिड को लाता रहता है और एमिनो एसिड जुड़ता रहता है एक दूसरे से। और ये राइबोसोम जो है इसके ऊपर मूव करता रहता है mRNA के ऊपर, और मूव करते हुए ये या mRNA ये मूव, जैसे यहाँ पे राइबोसोम है, ये mRNA यहाँ से निकल रहा है और ये मूव करता जाता है, ये खिसकता जाता है और एक एक एमिनो एसिड को जोड़ता जाता है। तो इस तरीके से नॉर्मली प्रोटीन का चेन बनने की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। तो ये आपका प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है कोशिका के अंदर वो है। तो इसमें जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि इसमें एक एंजाइम है जो कि RNA पॉलीमरेज है।
जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनना, ये आरएनए पॉलीमरेज करता है। जो प्रोकैरियोट्स है उसमें आरएनए पॉलीमरेज करता है, जो यूकैरियोट्स है उसमें मेनली आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है। जब एमआरएनए बन जाता है तो एमआरएनए कैसे बनेगा वो डिपेंड करेगा कि डीएनए में क्या क्रम है, उसी बेस क्रम के आधार पर एमआरएनए में भी क्रम बेस जुड़ते जाएंगे। ये प्रोसेस जो है केंद्रक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जब आरएनए का चेन तैयार होता है, वो कहाँ आरएनए का बनना शुरू होगा, वो सीक्वेंस कौन सा क्रम है जहाँ पर आरएनए बनना शुरू होगा, उसको आरएनए पॉलीमरेज में एक सिग्मा फैक्टर होता है प्रोकैरियोट में, जो कि उसको पहचानता है। वो क्रम जहाँ पर शुरू होगा वो बहुत कंजर्व्ड है, मतलब कि वो सभी प्रोकैरियोट्स में वही पाया जाता है, या यूकैरियोट्स में भी देखेंगे तो सभी में वही पाया जाता है। तो वो बहुत कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है जिसको कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आइडेंटिफाई करता है, वहाँ अटैच होता है, डीएनए को खोलता है और पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए को बनाता है। वो आरएनए फिर केंद्रक झिल्ली जो है उसमें जो पोर्स होते हैं उसमें से बाहर आता है, राइबोसोम के साथ अटैच होता है। और यहाँ पर अब जो एमआरएनए का जो क्रम बना हुआ है बेस का, उसी क्रम को पहचानते हुए टीआरएनए जो है आता है और वहाँ जुड़ता है। और टीआरएनए के साथ में एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं जो आता है, और एमिनो एसिड भी आता है। तो ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और टीआरएनए निकलता जाता है वहाँ से। तो ये प्रोसेस चलता जाता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है जहाँ पे टीआरएनए ला रहा है एमिनो एसिड को और जुड़ रहा है और प्रोटीन का चेन बन रहा है, इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। और डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 2 प्रोसेस में डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है।